जिस समाज में लड़की का जन्म एक बोझ समझा जाता है, वहां एक दलित लड़की ने न सिर्फ सत्ता का स्वाद चखा, बल्कि सवर्ण सत्ता के अहंकार को भी चुनौती दे दी। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनी, वो एक प्रतीक बनी, एक विद्रोह बनी, एक आंदोलन बन गई। ये कहानी है उस औरत की जिसने अपनी जिंदगी की हर एक हार को जीत में बदला, जिसने अपने ही पिता के भेदभाव को ईंधन बनाया और समाज की हर ऊंची दीवार को लांघकर इतिहास रच डाला। ये कहानी है मायावती की। 15 जनवरी 1956 की बात है। दिल्ली की सर्द हवाओं में उस दिन एक बच्ची ने पहली बार सांस ली। लेडी हार्डिंग अस्पताल में जन्मी उस बच्ची का नाम रखा गया माया। उसी दिन उनके पिता प्रभुदास दयाल, जो केंद्र सरकार के डाक विभाग में एक साधारण क्लर्क थे, उन्हें पदोन्नति मिली। यह दिन उनके परिवार के लिए दोहरी खुशखबरी लेकर आया था, एक बेटी का जन्म और एक पद में बढ़ोतरी। माता पिता ने इसे शुभ संकेत माना और बेटी का नाम माया रख दिया। जब माया 2 साल की हुई तो उनका परिवार गाजियाबाद से दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की झुग्गी बस्तियों में आकर बस गया। वहां की संकरी गलियां, टूटी सड़कों और कच्चे मकानों के बीच माया बड़ी होने लगी। पढ़ाई में वो अपने सभी भाइयों से तेज थीं, लेकिन पिता का व्यवहार उनके प्रति हमेशा उपेक्षापूर्ण रहा। पिता बेटों को अच्छे निजी स्कूलों में भेजते, बढ़िया किताबें और कॉपियां लाते, जबकि माया को सरकारी स्कूल में भेजा गया और पढ़ाई में जरूरी चीजों के लिए हमेशा समझौता करना पड़ा। उस समय माया को यह बात कचोटती तो जरूर थी, लेकिन यही भेदभाव उनके भीतर एक आग पैदा कर रहा था, खुद को साबित करने की आग। समाज ने भी कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि वो बराबरी की हकदार हैं। जब माया स्कूल या कॉलेज से लौटती और बस या ट्रेन में सवार होती तो लोग उनसे बात करना बंद कर देते थे। अगर किसी को उनके मोहल्ले या जाति का पता चल जाता तो व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। माया ने एक दिन अपनी मां से पूछा, लोग हमसे इतना भेदभाव क्यों करते हैं? वो मां ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि हमारी जाति को नीचा और गंदा समझा जाता है। यह सुनकर माया के भीतर एक क्रोध और पीड़ा ने जन्म लिया। वहीं से उन्होंने तय किया कि वो इस जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ बड़ा करेंगे। हर साल 14 अप्रैल को माया अपनी मां के साथ बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रमों में जाती थीं। वहां वो देखती थीं कि कैसे लाखों लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने आते हैं। अंबेडकर को मिलने वाला सम्मान देखकर उनके मन में एक सवाल उठता था, क्या मैं भी उनके जैसे बन सकती हूँ? क्या मैं भी समाज में बदलाव ला सकती हूँ? एक दिन उन्होंने अपने पिता से यही पूछा। पिता ने कहा, अगर तुम अंबेडकर की तरह बनना चाहती हो तो पढ़ाई करनी होगी, IAS बनना होगा, तब लोग इज्जत देंगे। तो यह बात माया के दिल में बैठ गई। अब उनका सपना साफ था, IAS बनना है और समाज में बदलाव लाना है। उन्होंने एक ही साल में 3 कक्षाएं पार कर ली। पढ़ाई के इस सफर में उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से स्नातक किया, गाजियाबाद से BEd किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, ताकि घर पर आर्थिक बोझ न बढ़े और IAS की तैयारी भी जारी रख सके। उन्हीं दिनों माया समाज के दलित मुद्दों के प्रति बेहद सजग रहने लगी थीं। उन्हें महसूस हुआ कि पढ़ा लिखा दलित युवा वर्ग कांग्रेस से निराश होता जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की नीतियों, खासकर जबरन नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों के तोड़े जाने के कारण दलितों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। इसके साथ ही महात्मा गांधी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को ठुकराया जाना भी मायावती जैसे दलित युवाओं को गहरे तक आहत करता था। माया को गांधी द्वारा अछूतों के लिए दिया गया हरिजन शब्द भी बेहद आपत्तिजनक लगता था। सितंबर 1977 में दिल्ली के संविधान क्लब में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राजनारायण ने मंच से अछूतों को हरिजन कह दिया। माया उस वक्त मंच पर थीं। उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया और राजनारायण पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। वहां मौजूद सैकड़ों दलित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके इस साहसिक भाषण की सराहना की। इसी भाषण ने माया का नाम पहली बार दलित संगठनों के बीच उभरते हुए नेता के रूप में फैला दिया। उसी वर्ष की एक सर्द रात को जब घड़ी लगभग 9 बजा रही थी, किसी ने माया के घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़े थे काशीराम, बामसेफ के संस्थापक और दलित चेतना के प्रमुख चेहरे। काशीराम माया से मिलने आए थे। माया ने उन्हें बताया कि वह IAS बनने की तैयारी कर रही हैं। इस पर काशीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अफसर तो सरकार के आदेश मानते हैं। तुम्हें अगर सच में दलितों के लिए कुछ करना है तो नेता बनना होगा। मैं तुम्हें ऐसी नेता बना दूंगा कि अफसर तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। उस 1 घंटे की बातचीत ने माया की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया।
उन्होंने काशीराम को अपना गुरु मान लिया और राजनीति की राह पर चलने का संकल्प लिया। यही से शुरू हुआ उस लड़की का सफर जो इतिहास में बहन जी के नाम से जानी गई। एक नेता जिसने सत्ता को नहीं, सत्ता ने जिसे पहचाना। घर में अब मायावती के राजनीति में प्रवेश को लेकर हलचल मच चुकी थी। उनके पिता प्रभुदास को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक सामाजिक आंदोलन में खुद को झोंक दे। उन्होंने मायावती को समझाने की तमाम कोशिशें की। कभी उन्हें राजनीति से दूर रहने को कहा तो कभी सुझाव दिया कि अगर राजनीति में ही जाना है तो किसी बड़ी और स्थापित पार्टी से जुड़ो, जैसे कांग्रेस। लेकिन मायावती अब अपने रास्ते का चुनाव कर चुकी थी। उनके भीतर आग थी, जुनून था और अब एक मार्गदर्शक भी था, काशीराम। यह टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन पिता ने मायावती को अल्टीमेटम दे दिया, या तो काशीराम से मिलना जुलना छोड़ दो और फिर से आईएएस की तैयारी शुरू करो, या फिर ये घर छोड़ दो। यह सुनते ही मायावती ने बिना एक पल की देरी किए अपने जरूरी कपड़े और दस्तावेज समेटे और घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। उस समय वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और कुछ पैसे उन्होंने अपनी तनख्वाह से बचाकर रखे थे। उन्हीं पैसों से उन्होंने अगला कदम उठाया, अपने सपनों की ओर, अपने संघर्षों की ओर। काशीराम उस समय शहर से बाहर थे, इसलिए मायावती सीधे करोल बाग स्थित बामसेफ के दफ्तर पहुंची। जब काशीराम लौटे तो मायावती ने उन्हें बताया कि अब वो अपना पूरा जीवन दलित आंदोलन को समर्पित करना चाहती हैं। काशीराम ने उन्हें अपने उस कमरे में रहने की अनुमति दी जिसमें वो खुद किराए से रहते थे। मायावती ने हिचकिचाए बिना वहां रहना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, अपने छोटे भाई सिद्धार्थ को भी वहां बुला लिया। उस समय किसी अविवाहित लड़की का किसी पुरुष के साथ एक ही छत के नीचे रहना, वो भी समाज के दायरे तोड़ते हुए, एक बड़ा साहसिक कदम था। लेकिन मायावती को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को अब पूरी तरह आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। यही से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसने तमाम चर्चाओं, आलोचनाओं और अफवाहों को जन्म दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई काशीराम और मायावती को लेकर। कई पत्रकारों ने निजी सवाल किए। एक बार एक पत्रकार ने काशीराम के घर में महिला कपड़े सूखते देख पूछ लिया, यह कपड़े किसके हैं? काशीराम भड़क गए और बोले, राजनीतिक सवाल नहीं पूछोगे तो यह बकवास करोगे। यही वो समय था जब मायावती ने खुद को अफवाहों और चरित्र हनन से ऊपर उठाकर एक मजबूत दलित चेहरा बनाना शुरू कर दिया। काशीराम के कुछ पुराने साथी और दोस्त मायावती को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मायावती काशीराम को उनसे दूर कर रही हैं। कई लोगों का यह भी आरोप था कि मायावती काशीराम की गतिविधियों पर नजर रखती थीं और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद काशीराम ने मायावती को हमेशा एक मजबूत सहयोगी के रूप में देखा, एक ऐसी नेता जो उनके विजन को आगे ले जा सकती है। 1980 के दशक के मध्य तक काशीराम को यह एहसास हो गया था कि केवल शिक्षित दलितों को संगठित करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। उन्हें अंबेडकर के उस विचार पर यकीन था कि राजनीतिक सत्ता ही दलितों की मुक्ति की मास्टर की है। वे इसी सोच के तहत उन्होंने बामसेफ से आगे बढ़कर एक नया आंदोलन खड़ा किया, DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। DS4 राजनीतिक पार्टी नहीं थी बल्कि एक अभियान था। इसके कार्यकर्ता साइकिलों पर पूरे देश में घूमते, अंबेडकर के विचारों का प्रचार करते और दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों की कहानियां सुनाते। इनके नारे अक्सर उग्र होते, जैसे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये नारे विवादास्पद थे, लेकिन दलित समाज में क्रांति की चिंगारी बन चुके थे। आंदोलन जब परिपक्व होने लगा तो 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना हुई। इसके पहले 100 दिनों तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने साइकिल से देश भर में अभियान चलाया, हजारों सभाएं की, लेकिन पार्टी के गठन को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला, क्योंकि उसी समय देश में ऑपरेशन ब्लू स्टार, भोपाल गैस त्रासदी और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी बड़ी घटनाएं घटित हो रही थीं। इसके बाद BSP ने अपने पहले चुनावी संघर्ष की शुरुआत की। काशीराम और मायावती दोनों ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन तब तक BSP को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से मैदान में उतरी। यह चुनाव वे हार गईं, लेकिन यह हार मायावती की आखिरी हार नहीं थी। यह उनकी पहली सीढ़ी थी, उस सीढ़ी की जो उन्हें सत्ता के सिंहासन तक ले जाने वाली थी।
मायावती की हार की शुरुआत में ही एक नई जीत छिपी थी। 1 साल बाद ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से फिर चुनाव लड़ा। यह चुनाव बेहद खास था क्योंकि उनके सामने थीं 2 बड़ी हस्तियां, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार और उभरते हुए दलित नेता रामविलास पासवान। मायावती ने इस चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन खास बात यह थी कि पहली बार कांग्रेस के समर्थक दलितों ने मायावती को खुलकर वोट दिया था। यह संकेत था कि दलित समाज अब जाग रहा है, अब वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनना चाहता है। फिर आया साल 1987। मायावती ने तीसरी बार चुनाव लड़ा, इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से। अब तक बहुजन समाज पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी थी और मायावती ने पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया। हालांकि इस बार भी जीत हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्हें मिले वोटों की संख्या 1,30,000 से अधिक थी। ये वही चुनाव था जिसमें रामविलास पासवान की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश से कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद मायावती ने पूरे राज्य में संगठन खड़ा करने की ठान ली। उन्होंने गांव-गांव जाकर दलितों और मुस्लिमों को जोड़ा, स्थानीय भाषाओं में बातें की, महिलाओं को नेतृत्व में लाने के प्रयास किए। इस मेहनत का असर साल 1989 में दिखा, जब बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार लोकसभा में 3 सीटें जीतीं और देश भर में 2.7% वोट हासिल किए। मायावती खुद बिजनौर से चुनाव जीत गईं। संसद में पहुंचने वाली वो दलित महिला अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो एक बुलंद आवाज थी जो सदन में दलितों के हक के लिए गरजने लगी। लेकिन उनकी यह जीत ज्यादा लंबी नहीं चली। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें जल्दी गिर गईं और संसद भंग हो गई। फिर आए मध्यावधि चुनाव और उसमें बीएसपी की सीटें 3 से घटकर 2 रह गईं। मायावती ने 2 अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही हार गईं। फिर उन्होंने बुलंदशहर से उपचुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा, हार। यहां तक कि उन्हें बूथ कैप्चरिंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद उन्होंने पंजाब के होशियारपुर से भी चुनाव लड़ा और दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की यह पहली कोशिश भी असफल रही। उन्हें करीब 90,000 वोट मिले, लेकिन जीत नहीं मिली। इसी बीच अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर हुए विधानसभा चुनाव। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। सपा और बीएसपी ने मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और नतीजों में सपा को 109 और बीएसपी को 66 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बीएसपी को 11 मंत्री पद दिए गए। मायावती सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस गठबंधन की पूरी फंक्शनिंग पर नियंत्रण रखा। लोकल मीडिया ने उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया था। मायावती को अब सत्ता का स्वाद लगने लगा था, लेकिन वह जानती थीं कि यह गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद मेरठ में जातीय हिंसा हुई, जिसमें 2 दलितों की मौत हो गई। इसी दौरान पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी ने एकतरफा जीत दर्ज की और उन्हें लगने लगा कि अब बीएसपी की जरूरत नहीं रह गई है। मुलायम सिंह ने बीएसपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। उधर कांशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी से अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए बीजेपी को गठबंधन के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जब तक समझौता फाइनल होता, मुलायम सिंह ने बीएसपी को तोड़ने की पूरी योजना बना ली थी। फिर आया 2 जून 1995, दिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड के नाम से हमेशा याद किया जाएगा। उस दिन मायावती लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ बैठक कर रही थीं। तभी समाजवादी पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंचे, गालियां दी, जाति सूचक नारे लगाए और बीएसपी विधायकों से मारपीट शुरू कर दी। कई विधायकों को जबरदस्ती कार में डालकर मुख्यमंत्री निवास ले जाया गया और उन्हें मुलायम सिंह को समर्थन देने के पत्र पर साइन करने को मजबूर किया गया। मायावती जिस कमरे में थीं, वहां भीड़ जबरन घुसने ही वाली थी कि कुछ बहादुर पुलिसकर्मियों ने बीच में आकर दीवार बनकर खड़े हो गए। भीड़ की हिंसा से मायावती की जान पर बनाई थी। बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए। मायावती ने बाद में उन्हें अपना भाई माना और जब उनकी हत्या हुई तो मायावती उनके घर जाकर फूट फूट कर रोईं। इस घटना के बाद मायावती ने ब्रह्मदत्त की पत्नी के खिलाफ कभी कोई बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारा। गेस्ट हाउस कांड के बाद अगले ही दिन मायावती ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी ने उन्हें समर्थन दे दिया और 3 जून 1995 को मायावती ने उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
इस दिन को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। मायावती के पास बहुमत नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि यह मौका छोटा जरूर है पर ऐतिहासिक है। उन्होंने दलित एजेंडे को जोर शोर से लागू करना शुरू किया। उन्होंने प्रदेश में जगह जगह अंबेडकर, शाहूजी महाराज, फुले और पेरियार की मूर्तियां लगवाना शुरू किया। लखनऊ में अंबेडकर पार्क और परिवर्तन स्थल जैसे भव्य स्मारक बनाए, जिनमें दलित इतिहास के नायकों को सम्मान दिया गया। मायावती के फैसले ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, जिलों और संस्थानों के नाम बदले और बड़े पैमाने पर दलित अधिकारियों को तैनात किया। पुलिस थानों में दलित इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, दलित गांवों के लिए विशेष योजनाएं, ये सब उनके शासन का हिस्सा बन गए। उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के लिए स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य सुविधाएं और वैकल्पिक प्रशिक्षण शुरू किया, ताकि सफाई का काम छोड़कर वे अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। मायावती का उद्देश्य साफ था, यह दिखाना कि दलित सिर्फ गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि वे नेतृत्व भी कर सकते हैं। मायावती के पहले कार्यकाल की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सत्ता में आकर सिर्फ कुर्सी को नहीं संभाला, बल्कि पूरे सिस्टम को दलित दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत की। उन्होंने उन प्रतीकों को जिनके माध्यम से सदियों से दलितों को नीचा दिखाया गया था, खुली चुनौती दी। अंबेडकर पार्क और परिवर्तन स्थल जैसे स्मारकों को बनाने का उद्देश्य केवल पत्थर खड़े करना नहीं था, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो सदियों के दमन का जवाब दे रहा था। मायावती की राजनीति अब केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई में बदल चुकी थी। हालांकि यह पहला कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। बीजेपी और बीएसपी के बीच मतभेद बढ़ने लगे और समर्थन वापसी के बाद मायावती की सरकार गिर गई। लेकिन अब मायावती एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। मीडिया में, अखबारों में, दलित बस्तियों में, हर जगह मायावती की चर्चा होने लगी थी। मायावती अब एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी। एक उम्मीद, एक प्रतिरोध, एक आंदोलन। इसके बाद के वर्षों में मायावती ने सत्ता में आने और जाने का कई बार अनुभव किया। कभी बीजेपी के समर्थन से, तो कभी अलग अलग समीकरणों के चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता को छुआ। लेकिन हर बार उन्होंने दलितों के हक की लड़ाई को और तेज किया। उन्होंने सर्वजन समाज की नीति अपनाई और ब्राह्मणों, मुसलमानों, ओबीसी और दलितों का गठबंधन तैयार करने की कोशिश की। इस नीति का सबसे बड़ा फल उन्हें 2007 में मिला, जब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला और मायावती ने बिना किसी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह बीएसपी और मायावती के राजनीतिक करियर का सबसे स्वर्णिम दौर था। मायावती ने अपने शपथ ग्रहण समारोह को जनसैलाब का उत्सव बना दिया। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आए थे। मीडिया ने इसे दलित शक्ति का विस्फोट कहा। मायावती ने खुद कहा, अब कोई ताकत मुझे प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी परीक्षा, सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी जनता का भरोसा कायम रखने की चुनौती। मायावती ने भव्य स्मारकों, पत्थरों और पार्कों के निर्माण को प्राथमिकता दी। उन्होंने अंबेडकर, कांशीराम और अपने स्वयं के स्मारक बनवाने शुरू किए। लखनऊ और नोएडा में करोड़ों की लागत से मूर्तियां और स्मारक बनते चले गए। विरोधी इसे पैसे की बर्बादी कहने लगे, तो समर्थकों ने इसे आत्मसम्मान का आंदोलन बताया। लेकिन जनता की आंखों में धीरे धीरे मायावती की छवि बदलने लगी। आरोप लगे कि जन्मदिन के मौके पर उन्होंने नेताओं, अफसरों और कर्मचारियों से महंगे उपहार और चंदा मांगा। घोटालों की खबरें आने लगीं। विपक्ष ने आरोप लगाए कि मायावती खुद उसी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसे खत्म करने का उन्होंने वादा किया था। एक दौर ऐसा भी आया जब जनता के बीच से आवाज उठने लगी, बहन जी अब दूर होती जा रही हैं। जिन दलित बस्तियों में कभी मायावती का जादू चलता था, वहां अब नाराजगी थी। उन्होंने जिन ब्राह्मणों को जय भीम, जय श्री राम के नारों से जोड़ा था, वही अब धीरे धीरे बीजेपी की ओर खिसकने लगे। लोकसभा चुनावों में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। प्रधानमंत्री बनने का सपना, जो कभी इतनी बुलंदी पर था, अब धुंध में खोता चला गया। बीएसपी का वोट बैंक सिकुड़कर एक छोटे से दायरे में सिमट गया। सत्ता का सूरज अब डूब रहा था और जो कभी शिखर पर थीं, वो नेता अब जनता से कटती जा रही थीं। फिर भी मायावती का नाम राजनीति की किताब में सोने की स्याही से लिखा जाएगा। उन्होंने साबित किया कि कोई भी दलित लड़की, चाहे वो झुग्गियों में पली हो, चाहे उसे पिता का प्यार न मिला हो, चाहे समाज ने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की हो, अगर वो ठान ले तो इतिहास रच सकती है। मायावती एक नेता थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो एक प्रतीक थी,
एक प्रतीक उस समाज का जो सदियों तक झुका रहा और फिर एक दिन खड़ा हुआ। वो सिर्फ बहन जी नहीं थीं, वो आवाज थीं उन लाखों करोड़ों की जो आज भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा। और शायद इसी वजह से मायावती की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक आंदोलन थी, और आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। ये कहानी थी एक औरत की जिसने जाति की जंजीरों को तोड़ा और सत्ता के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, उसे लात मारकर खोला। मायावती का सफर यह बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और रानियों का नहीं होता, वो उन हाथों का भी होता है जिनमें कभी बेड़ियां हुआ करती थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसी तरह की अनसुनी, अनकही और दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए ज्ञान ग्रिड के साथ, जहां ज्ञान है, अंदाज है और हर कहानी में है आग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बेमिसाल बियोग्राफी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।